नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 95% से ज्यादा हिस्सा उन्हें तब मिला जब वे 65 साल के हो चुके थे। सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना? हम सब सोचते हैं कि बफे एक महान इन्वेस्टर हैं, लेकिन सच ये है कि वे उससे भी बड़े एक टाइम ट्रैवलर हैं जिन्होंने वक्त की ताकत को समझा। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 4 को समझेंगे, जिसका नाम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, अर्थात हैरान कर देने वाली चक्रवृद्धि। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटा छोटा बदलाव लंबे समय में एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज निवेश के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अध्याय 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, वॉरेन बफे का असली राज। जब लोग वॉरेन बफे की सफलता की बात करते हैं तो वे उनके इन्वेस्टमेंट पिक्स और उनकी बिजनेस इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उनकी असली ताकत कुछ और ही है। वो है समय, टाइम। बफे ने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था। जब वे 30 साल के हुए तब उनके पास $1 मिलियन थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर वे एक आम इंसान की तरह 20 साल की उम्र में शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो उनकी संपत्ति आज की तुलना में 99.9% कम होती। उनकी सफलता का राज ये नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, बल्कि ये है कि उन्होंने उसे लगातार 75 सालों तक कमाया। भाग 2, वो जादू जो दिमाग को समझ नहीं आता। हमारा इंसानी दिमाग लीनियर यानी सीधा सोचने के लिए बना है, एक्सपोनेंशियल नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 + 8 + 8 क्या होगा तो आप तुरंत कहेंगे 24। लेकिन अगर मैं कहूं कि 8 × 8 × 8 × 8 30 बार, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कंपाउंडिंग भी ऐसी ही है। शुरुआत में ये बहुत धीमी और बोरिंग लगती है, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में ये रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। तो आइए भाग 3 की ओर चलते हैं, आइस एज की कहानी। हाउसल एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च की कि आइस एज क्यों आती है। क्या बहुत ज्यादा ठंड की वजह से? नहीं, आइस एज तब आती है जब गर्मियों में थोड़ी सी ठंड रह जाती है। अगर पिछली सर्दियों की थोड़ी सी बर्फ गर्मियों में नहीं पिघलती तो वो अगली सर्दियों के लिए आधार यानी बेस बन जाती है। साल दर साल ये थोड़ी थोड़ी बची हुई बर्फ एक विशाल ग्लेशियर बन जाती है और पूरी दुनिया जम जाती है। निवेश में भी यही होता है। आपको हर साल 50% रिटर्न नहीं चाहिए, आपको बस ठीक ठाक रिटर्न चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके। निवेश की सबसे बड़ी गलती है प्रक्रिया को रोकना। कंपाउंडिंग का पहला नियम है, कभी भी इसे बिना वजह न रोकें। लोग अक्सर थोड़े से मुनाफे या थोड़े से घाटे के चक्कर में अपनी इन्वेस्टिंग की चेन तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि वे मार्केट को टाइम कर सकते हैं, लेकिन असली दौलत तब बनती है जब आप शांत बैठकर अपने पैसे को काम करने देते हैं। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, आदित्य और विवेक। आदित्य एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर है। वो हर साल ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जो उसके पैसे को दोगुना कर दें। वो बहुत रिस्क लेता है, कभी उसे 50% फायदा होता है तो कभी 40% नुकसान। 10 साल बाद वो वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्थिर नहीं थी। दूसरी ओर विवेक है। उसे ज्यादा समझ नहीं है, वो बस एक इंडेक्स फंड में हर महीने पैसे डालता है जहां उसे साल का 12% रिटर्न मिलता है। विवेक कभी अपनी चेन नहीं तोड़ता। 10 साल तक आदित्य उसका मजाक उड़ाता है कि तू तो बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन 25वें साल में जादू होता है। विवेक का छोटा सा निवेश अब करोड़ों में बदल चुका है, जबकि आदित्य अभी भी अगला बड़ा जैकपॉट ढूंढ रहा है। कंपाउंडिंग का मतलब गणित में जीनियस होना नहीं है, बल्कि पेशेंस में जीनियस होना है। वॉरेन बफे ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस हार नहीं मानी और कभी रुके नहीं। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अमीर बनने के लिए आपको असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छी रणनीति की जरूरत है जिसे आप बहुत लंबे समय तक निभा सकें। याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश वो है जो समय के साथ यानी टाइम के साथ ग्रो होता है। क्या आपने अपनी कंपाउंडिंग की यात्रा शुरू की है? अगर नहीं तो आज ही छोटा कदम उठाएं। कैसी लगी आपको वॉरेन बफे की ये टाइम ट्रैवल वाली बात? कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगले पार्ट में हम अध्याय 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी पर बात करेंगे। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना क्यों मुश्किल है, ये जानेंगे हम अगली बार। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भविष्य के लिए थोड़ा समय निकालें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग कुछ ही सालों में वापस कंगाल क्यों हो जाते हैं?
या फिर क्यों बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और खिलाड़ी जो करोड़ों कमाते हैं अंत में दिवालिया हो जाते हैं? असल में अमीर बनना यानी गेटिंग वेल्दी और अमीर बने रहना यानी स्टेइंग वेल्दी, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 5 को विस्तार से समझेंगे। आज का सबक हमें सिखाएगा कि दौलत हासिल करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए विनम्रता और डर की जरूरत होती है। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज अमीरी के सबसे बड़े विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझते हैं। अध्याय 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। तो चलिए भाग 1 पर चलते हैं। दो दिग्गजों की कहानी, जेसी लिवरमोर वर्सेस अब्राहम जर्मन्स्की। मॉर्गन हाउसेल यहाँ दो बहुत प्रभावशाली कहानियां सुनाते हैं। जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो पूरी दुनिया पैसा खो रही थी, जेसी ने एक ही दिन में $100 मिलियन कमाए। वे उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए थे। वहीं दूसरी ओर अब्राहम जर्मन्स्की नाम के एक रियल एस्टेट दिग्गज थे, जिन्होंने उसी मंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया और दुख के कारण अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 4 साल बाद जेसी लिवरमोर ने भी अपना सारा पैसा एक बड़ी गलती में गंवा दिया और अंततः उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। अमीर बनना एक हुनर हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना आपके चरित्र यानी कैरेक्टर और व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसी अमीर बनने में उस्ताद थे, लेकिन अमीर बने रहने में फेल हो गए। तो चलिए भाग 2 पर चलते हैं, सर्वाइवल की मानसिकता। अमीर बने रहने के लिए आपको एक ही शब्द को पकड़ना होगा, सर्वाइवल। लेखक कहते हैं कि आपको आर्थिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी मंदी, कोई भी खराब दौर आपको खेल से बाहर न कर सके। वॉरेन बफे आज अमीर नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छे रिटर्न कमाए, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी कर्ज लेकर निवेश नहीं किया और ना ही कभी घबराकर अपना सारा पैसा निकाला। उन्होंने हार नहीं मानी, वे बस टिके रहे। तो आइए भाग 3 की ओर चलते हैं, प्लान बी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अक्सर लोग एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, लेकिन असल जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हाउसेल कहते हैं कि आपके पास हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको साल का 10% रिटर्न मिलेगा, तो अपना खर्च इस तरह प्लान करें कि अगर आपको केवल 5% ही मिले, तब भी आप बर्बाद न हों। पैसे के मामले में आशावादी होना अच्छा है, लेकिन तैयारी हमेशा सबसे बुरे वक्त यानी वर्स्ट केस सिनारियो की होनी चाहिए। तो चलिए भाग 4 पर चलते हैं, नकदी या कैश की ताकत। कई लोग कहते हैं कि बैंक में पैसा रखना बेवकूफ़ी है क्योंकि उस पर ब्याज कम मिलता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि बैंक में रखा कैश आपको वो आज़ादी देता है कि जब मार्केट गिरता है तो आप घबराते नहीं हैं। कैश एक ऑप्शंस की तरह है जो आपको मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने की ताकत देता है। कल्पना कीजिए 2 बिजनेस पार्टनर्स की, अजय और विजय। अजय बहुत अग्रेसिव है, वो अपनी हर कमाई को वापस नए बिजनेस में लगा देता है और बहुत ज़्यादा कर्ज लेता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अरबपति बन सके। वो अमीर बनने में बहुत तेज है। विजय थोड़ा संभल कर चलता है, वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित कैश या इमरजेंसी फंड में रखता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू पैसा क्यों सड़ा रहा है। अचानक देश में एक महामारी आती है और सब कुछ बंद हो जाता है। अजय का बिजनेस कर्ज के दबाव में ढह जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। लेकिन विजय, जिसके पास सर्वाइवल फंड था, न केवल उस दौर में बचा रहता है, बल्कि मंदी का फायदा उठाकर सस्ते में और संपत्तियां खरीद लेता है। अमीर बनना एक स्प्रिंट है, लेकिन अमीर बने रहना एक मैराथन है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि अमीर होना आपकी मेहनत और किस्मत का नतीजा हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना आपकी समझदारी और अनुशासन का परिणाम है। कभी भी अपनी सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें। याद रखिए, बाजार को आपको फर्श पर लाने में देर नहीं लगती। हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन रखें और सर्वाइवल को अपनी प्राथमिकता बनाएं। क्या आपको भी लगता है कि बचत करना इन्वेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगले पार्ट में हम अध्याय 6 टेल्स यू विन पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपकी 100 में से सिर्फ 2-3 सही कोशिशें ही आपको अमीर बनाने के लिए काफ़ी हैं। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दौलत को संभालना सीखें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक और बिजनेसमैन भी अपनी ज्यादातर डील्स में गलत क्यों होते हैं? जी हाँ,
आपने सही सुना। तो फिर वो इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 6 को समझेंगे, जिसका नाम है टेल्स यू विन, यानी आपके पक्ष में रहेगा परिणाम। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि निवेश और जिंदगी में सफलता के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चुनिंदा मौकों पर बहुत सही होना काफी है। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज जानते हैं कि कैसे एक बड़ा जैकपॉट आपकी कई असफलताओं को धो देता है। अध्याय 6, टेल्स यू विन, यानी आपके पक्ष में रहेगा परिणाम। तो चलिए भाग 1 पर चलते हैं, वॉरेन बफे का सीक्रेट, कुछ बड़ी हिट्स। मॉर्गन हाउसेल यहाँ वॉरेन बफे और उनके पार्टनर चार्ली मुंगर का एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। बफे ने अपने जीवन में सैकड़ों कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति का 99% हिस्सा केवल 10 से भी कम बेहतरीन निवेशों से आया है। यानी उनकी बाकी की सैकड़ों निवेश डील्स या तो औसत थीं या घाटे में रहीं। अगर बफे जैसा धुरंधर 90% बार गलत हो सकता है, तो एक आम निवेशक से हर बार सही होने की उम्मीद करना मूर्खता है। तो चलिए भाग 2 पर चलते हैं, वो एक जैकपॉट जो सब बदल देता है। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश की दुनिया में टेल इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टेल इवेंट का मतलब है कोई ऐसी घटना या निवेश जो बहुत कम बार होता है, लेकिन जब होता है तो उसका असर अविश्वसनीय रूप से बड़ा होता है। आप 10 कंपनियों में निवेश करते हैं, 5 डूब जाती हैं, 4 औसत रिटर्न देती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी निकल जाती है जो आपके पैसे को 100 गुना कर देती है। उस एक कंपनी का मुनाफा आपके बाकी 9 कंपनियों के नुकसान और औसत रिटर्न को आसानी से कवर कर लेता है और आपको नेट प्रॉफिट में डाल देता है। तो आइए भाग 3 की ओर चलते हैं, वेंचर कैपिटल का मॉडल। ये टेल्स यू विन का सिद्धांत वेंचर कैपिटल फंड्स में बहुत स्पष्ट दिखता है। वीसी फंड्स सैकड़ों स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनमें से 80% तो फेल हो जाएंगे, 15% औसत रहेंगे, लेकिन सिर्फ 5% ऐसे निकलेंगे जो ऊबर, गूगल या फेसबुक जैसे बनेंगे। और ये 5% स्टार्टअप इतना पैसा कमा कर देते हैं कि बाकी 95% की असफलता का कोई मायने नहीं रह जाता। तो चलिए भाग 4 पर चलते हैं, गलती करने का लाइसेंस, परमिशन टू फेल। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपको गलती करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कभी कोई बड़ा रिस्क ही नहीं ले पाएंगे। सफल होने के लिए आपको बोल्ड होना होगा और कई बार गलतियां करनी होंगी। बस ये सुनिश्चित करें कि जब आप गलत हों तो आपका नुकसान छोटा हो और जब आप सही हों तो आपका मुनाफा बहुत बड़ा हो। तो आइए भाग 5 की ओर चलते हैं, रियल एस्टेट और बिजनेस में भी यही सच है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं होता, रियल एस्टेट में भी अगर आपकी 10 डील्स में से 2-3 बहुत अच्छी निकल जाती हैं तो वे बाकी सभी डील्स के औसत या खराब प्रदर्शन को पार कर जाती हैं। बिजनेस में भी एक बड़ा सफल प्रोडक्ट आपकी कई असफल प्रोडक्ट लॉन्च की लागत को कवर कर लेता है। कल्पना कीजिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है, राहुल हर गेंद पर चौका छक्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर 10 में से 7 बार आउट हो जाता है। वो हर बार बड़ा खेलने के चक्कर में अपनी औसत नहीं बना पाता। दूसरी ओर है विराट हर गेंद पर बड़े शॉट नहीं खेलता, वो शांत रहता है, अच्छी गेंदों को छोड़ता है, लेकिन जब उसे एक ढीली गेंद मिलती है तो वो उसे बाउंड्री पार पहुंचा देता है। वो अपनी गलतियों को कम करता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो बहुत बड़ा स्कोर करता है। विराट जानता है कि हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी नहीं है, बस कुछ अच्छी गेंदों को बहुत अच्छे से खेलना जरूरी है। यही टेल्स यू विन का सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी आपको कई बार गलत होना पड़ता है ताकि आप उस एक महाजीत तक पहुंच सकें जो आपके सारे घाटे को पूरा कर दे। डरिए मत, छोटे छोटे रिस्क लेते रहिए, अपनी गलतियों को छोटा रखें और अपनी सफलताओं को बड़ा होने दें। आखिर में पासा आप ही के पक्ष में रहेगा। क्या आप भी अपनी असफलता से डरकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं? अपनी बात कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 फ्रीडम पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पैसा हमें वो सबसे बड़ी चीज देता है जिसकी हम सब तलाश में हैं, आजादी। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में बड़े मौके ढूंढें। जय हिंद।